वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन होंगे आपके हिस्ट्री और पॉलिटी के। इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ में हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना पूछा जाए तो एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको क्वेश्चन आ जाए, और ये आपके पार्ट फर्स्ट होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा स्थल की खोज की थी। साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी देख लीजिए। पूछता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है ये राजस्थान राज्य में है। यहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष मिला है कालीबंगा से। दूसरा आपका है लोथल। ये लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। यहाँ पर से डॉकयार्ड या बंदरगाह का साक्ष मिला था। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो जो भारत का संविधान है नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारा संविधान नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा के, जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और किस अनुच्छेद में रखा गया? तो उसे आर्टिकल 300 ए में जाके रखा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है अब क्या है, वो कानूनी अधिकार है। लेकिन जब 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था उस समय ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। ये संशोधन भी आपको याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो किस किस शासक के बीच में लड़ा गया था? पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब लड़ा गया था? तो 326 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 326 ईस्वी में लड़ा गया था। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची, इसे कर लीजिएगा अनुच्छेद की जगह अनुसूची। अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली भाषा का जो है 8वें अनुसूची में वर्ष 2003 में जोड़ी गई है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सारे भाषाओं के बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो जो भाषा है वह किस अनुसूची में है? तो आपके 8वीं अनुसूची में है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। जो हमारी 8वीं अनुसूची है वो तो भाषा संबंधित है। तो जब हमारा संविधान बना था उस समय इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब है कि 8 भाषा का जो है हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। उसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को जो है 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इसे याद रखिएगा, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को जो है 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। उसके बाद 2003 में बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को जो है 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो पहला सिंधी जोड़ा गया 1967 में। उसके बाद 1992 में जोड़ा गया कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को। और 2003 में जोड़ा गया है बोडो को, डोगरी को और मैथिली भाषा को। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान बन के तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है,
अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है, कौन गलत है? तो देखिए, खरोष्टी लिपि जो है अशोक ने प्रयोग किया था, ब्राह्मणी भी प्रयोग में किया, अरमाइक भी प्रयोग में लाया। तो इसका मतलब संस्कृत अशोक ने प्रयोग में नहीं लाया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो है सबसे पहले सफलता किसे मिला था? तो जेम्स प्रिंसेप को। किसे मिला था? जेम्स प्रिंसेप को। ये VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनी का जो दरबारी इतिहासकार था उत्वी था। कौन था? उत्वी। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रबरदाई किसका दरबारी इतिहासकार था? तो पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? ठीक है, इल्तुतमिश की देन है। तो इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश की देन है, मुद्रा प्रणाली इल्तुतमिश की देन है, सैन्य संगठन इल्तुतमिश की देन है। तो इसका मतलब तीनों जो है इल्तुतमिश की देन है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय ने आमुक्त माल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में की थी? तेलुगु में की थी। ठीक है, तेलुगु में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है, रज़्मनामा के नाम से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रज़्मनामा का अर्थ क्या होता है? तो युद्ध का पुस्तक इसका अर्थ होता है। साथ में आपको याद रखना है कि पंचतंत्र एक पुस्तक है, इसका फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो अबू फजल। कौन किया था? अबुल फजल किया था। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो फारसी है यह मुगल की ऑफिशियल भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि विश्व का प्रथम संविधान जो है कब बना? 1787 ईस्वी में बना था, फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार। और जो अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है, इसमें टोटल आपके 7 अनुच्छेद हैं। और अमेरिका के में जो संविधान बना वहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो वहाँ पर जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों को दी गई है, जबकि भारत में जो है केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है। ठीक है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान है। विकसित संविधान, जैसे कि न्यायालय का जो निर्णय आया उसके अनुसार जो है वहाँ का संविधान धीरे धीरे विकसित होता गया। या तो मान लीजिए जब कोई कानून का ज़रूरत पड़ा तो कानून बना लिया गया। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि एक बार बैठ के सारे जो व्यवस्था है उसे हमारे संविधान में कर दी गई। साथ में आपको याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन जो है संसदीय प्रणाली का जनक है। ग्रेट ब्रिटेन में जो परंपराएं चली आ रही है वही संविधान है। आपको बताएं ना, वही संविधान है। अमेरिका ने आध्यात्मिक प्रणाली का अपनाया है। ठीक है। वहाँ पर देखते हैं जो राष्ट्रपति होता है हेड होता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास सारा पावर होता है। जबकि भारत संसदीय प्रणाली है, भारत और ग्रेट ब्रिटेन, ये इंग्लैंड बोल सकते हैं उसे। तो वहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री के पास जो है सारा पावर होता है। नाम मात्र के जो है राष्ट्रपति के पास पावर होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री के एड एंड एडवाइस के अनुसार काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो पहला भारतीय शासक कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, हैदराबाद का निजाम। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब स्वीकार किया था? तो 1798 ईस्वी को। ठीक है। जबकि पेशवा बाजीराव द्वितीय ये कब सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो 1802 ईस्वी में बेसिन के संधि के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, बेसिन के संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस
सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में, अंग्रेज जो हैं, किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया? तो आपको याद रखना है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना जो बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में। ये दोनों में जो है अंग्रेजों की जीत होती है। 1764 में आपके बक्सर का हुआ और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना है लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिए कि लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वेलेंटाइन सिरोल ने जो है अनरेस्ट ऑफ इंडिया पुस्तक में अशांति का व्यक्ति किसे बोला था? तो लोकमान्य तिलक को। साथ में आपको याद रखना है कि जो लोकमान्य तिलक हैं वो उग्र विचारधारा के थे। जैसे था ना कि एक शांत विचारधारा था, एक था उग्र विचारधारा जिसे बोलते हैं उदारवादी, एक था उदारवादी, एक था उग्रवादी। तो उग्रवादी से संबंधित कौन थे? लोकमान्य तिलक। साथ में आपको याद रखना है कि A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की जाती है? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता बोला जाता है और जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्हें ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। साथ में आपको याद रखना है कि A.O. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन जो आपके सही सुमेलित नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? 1909 ईस्वी में आता है। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन, तो ये भी सही है। ये भारत में कब आते हैं? 1928 ईस्वी में भारत में आते हैं। और उसके बाद चौरी चौरी घटना ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है, उसके बाद है डांडी मार्च 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा, ये गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डांडी मार्च है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया जाता है। इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है डांडी यात्रा प्रारंभ किया था और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है कब स्थगित कर दिया गया? गांधी इरविन समझौते के बाद। तो आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 को। साथ में आपको याद रखना है कि 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में जो है कांग्रेस भाग नहीं लेता है। कांग्रेस किस सम्मेलन में भाग लेता है गोलमेज सम्मेलन में? तो आपको याद रखना है कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस भाग लेता है। साथ में आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम बार मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से कौन सी जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जो आर्गन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। जो आर्गन है एक अक्रिय गैस है जिसे बल्ब में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था। कोलकाता को कहाँ से जोड़ता था? तो आपको याद रखना है ये पेशावर से जोड़ता था। कहाँ से? पेशावर से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि शेर शाह सूरी द्वारा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया गया था और ये आपके कलकत्ता से पेशावर के बीच में जोड़ता था। साथ में आपको याद रखना है कि शेर शाह द्वारा जीटी रोड बनवाया गया
जो गैन ट्रैक रोड है इसी को बोला गया जीटी रोड। लॉक आर्क लैंड द्वारा जीटी रोड का मरम्मत करवाया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जीटी रोड है या गैन ट्रैक रोड है उसका मरम्मत किस ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा कराया गया, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। शेरशाह का प्रथम डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था, मतलब कि जो डाक का प्रबंधन जो है मध्यकाल में शेरशाह का सबसे उत्तम प्रकार का था। साथ में सूर्य जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी जो है सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां जो है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो शेरशाह के द्वारा जो है कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई थी। साथ में आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेरशाह के समकालीन थे। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है? तो समानता का अधिकार, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अस्पृश्यता की समाप्ति आर्टिकल 17 में है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो समानता का अधिकार है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आपको याद रखना 14 से 18 के बीच में है। आपको हम बता चुके हैं कि भारत का जो संविधान है हमारे नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार देता है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, जिसमें समानता का अधिकार आपके 14 से 18 के बीच के अनुच्छेद में है। उसके बाद आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में है? 19 से 22 में है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? तो 23 और 24 है, ठीक है। उसके बाद है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? तो 25 से 28 के बीच में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये किस में है? 29 से 30 के बीच में है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में है? आर्टिकल 32 में। कौन है? आर्टिकल 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बिहार की जो है सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है सोन नहर है। कौन नहर है? सोन नहर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बिहार का सबसे पुराना नहर कौन है? सोन नहर है। और सोन नहर का निर्माण कब किया गया था? 1874 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो है सोन नहर का निर्माण किया गया था। और सोन जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से जो है सोन नदी निकलती है और ये गंगा में आके पटना के पास मिल जाती है। साथ में आपको याद रखना जो सोन नदी है उसकी लंबाई कितनी है? ये 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति शासन है अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? अधिकतम 3 वर्ष तक जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। साथ में आपको याद रखना है कि अगर 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं तो संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। साथ में याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक समय तक जो है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अनुच्छेद 356 के उपबंध के अधीन जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अगर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। एक बार संसद में पारित होने पर जो है 6 माह तक जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, ठीक है। और साथ में याद रखना है कि जो राज्यपाल होते हैं ये राज्यों में विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? कुलपति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो किसने बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जो शक संवत है ये कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत को जो है भारत सरकार अपना ऑफिशियल कैलेंडर बनाई है, ठीक है। शक संवत को जो है भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर बनाई है। तो शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
तो कनिष्क के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहते हैं। भारत सरकार इसे अपना ऑफिशियल प्रयोग में लाती है। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे कि जो बौद्ध धर्म था उसमें एक था हीनयान, एक था महायान। तो महायान संप्रदाय का ये अनुयायी था। साथ में कनिष्क का जो राजकवि कौन है, तो अश्वघोष जो है कनिष्क का राज कवि हैं। और कनिष्क की राजधानी कहाँ पर है, पुरुषपुर। ये एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। बिहार इन्फोर्समेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क की राजधानी कहाँ पर है, तो पुरुषपुर जो है जिसे बोलते हैं पेशावर, वहाँ पर कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो जो मूलतः रामायण लिखी गई है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि रामायण जो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई और किसके द्वारा लिखी गई, तो वाल्मीकि के द्वारा ये लिखी गई है। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, ऊपर आपको बता चुके हैं। साथ में रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने। साथ में आपको याद रखना है कि महावीर ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे, महावीर तो प्राकृत भाषा में दिए थे, जिसे अर्ध मगधी भी बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके जैन धर्म संबंधित हैं प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए, जबकि जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं महात्मा बुद्ध, उन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। ठीक है। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।